नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जिनका अभी बाकी है, जिनका पेपर साथियों 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13, 14, 17, 18 ऐसे करके 25 अगस्त तक है, उनके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड देखेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपको साइंस का करवाएंगे और 50 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स का करवाएंगे। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, वीडियो को ज़रूर देखना। और सबसे ज़रूरी बात ये, इससे पहले जो मैंने क्लासेस कराए हैं करेंट अफेयर्स और इसी तरह साइंस और करेंट के मिक्स, उन क्लासों को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी साथी जिनका पेपर अभी बाकी है, अगर आपने अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर लिया है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर बता देना आपका पेपर कहाँ पे है, कहाँ सेंटर है और कब आपका पेपर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को, ठीक है, अनंत से ध्रुव की ओर धीरे धीरे उत्तल दर्पण के निकट ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब की संबंध में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, वस्तु को अनंत पे आपने रखा है और अनंत से धीरे धीरे जो है ना, ये ध्रुव है आपका पी की ओर लेकर आ रहे हैं, तो इस संबंध में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, यही आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि मुख्य फोकस एफ से ध्रुव पी की ओर गति करता है, जो कि बिल्कुल सही है भाई। मुख्य फोकस एफ से लेकर ध्रुव की ओर ही गति कर रहा है ना ये, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, उस सही कारण का चयन कीजिए जो इसकी व्याख्या करता है कि क्यों ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण यह व्याख्या करता है कि क्यों ग्लूकोज और अल्कोहल विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वे विलयन में आयन नहीं बनाते, और जब आयन ही नहीं बनाएंगे तो वो फिर विद्युत का चालन कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सारे क्वेश्चंस 2025-26 में ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है उसी के आधार पर अभी जो आपका पेपर हुआ है, जहां जहां से रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है, आगे आपसे क्या पूछ सकता है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की विशेषता का सटीक वर्णन है। साइंस के जो क्वेश्चन है, ये अभी जो आपका ग्रुप डी का पेपर हुआ है ना 2025-26 में, बिल्कुल उसी के वही क्वेश्चन है। आगे क्या आप पूछ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की विशेषता का सटीक वर्णन करता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये निश्चित कक्षाओं में नाभिक के परिध घूमते हैं भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, कम फोकल लंबाई वाले लेंस में क्या होता है। जिस लेंस की फोकल लंबाई कम होती है उस लेंस में क्या होता है, यही आपको बताना है। तो फोकल लंबाई अगर कम है, इसका मतलब यह है कि उस लेंस में पावर अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर होगा, अधिक पावर होता है। याद रखना, कम फोकल लंबाई वाले लेंस में पावर जो होता है ना, वो अधिक होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता की सही व्याख्या करता है। ध्यान से देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं की आकृति और आकार में विविधता का सही व्याख्या करता है भाई। तो देखिए, ए में लिखा है कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। बी में लिखा है कोशिकाओं की आकृति और आकार केवल जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है, गलत। पादपों और जंतुओं में कोशिका की आकृति और आकार समान होता है, गलत। सभी कोशिकाओं की आकृति और आकार प्रत्येक जीव में स्थिर रहता है, गलत। केवल ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और आपको सही ही चुनना था, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भाई, आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है। ए में लिखा हुआ है, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होते हैं तो धातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। बी में लिखा है, जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होते हैं तो अधातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है, गलत बात है ये। सी में लिखा है, आयन पर संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यानी ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में आएंगे,
ध्यान से देखिएगा, सिल्वर पर संक्षारण होने पर बनने वाली काली परत क्या होती है? भाई जब सिल्वर का संक्षारण होता है तो उस पर जो काली परत जम जाती है वो बेसिकली होता क्या है? देखिए करेक्ट आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सिल्वर सल्फाइड। अगला सवाल है, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं जैसे कि सोना और चांदी सामान्यतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्यों? बताना है आपको। देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये अत्यधिक अनभिक्रिय होते हैं, यानी ये अत्यधिक मतलब कि ये बहुत ही कम जो है ना रिएक्टिव होती है या ना के बराबर अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो जब श्रेणी क्रम में होता है साथियों तो सिंपली सभी जो प्रतिरोध होता है उनको जोड़ लिया जाता है। तो 2 + 3 + 5 यानी 10 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो समतुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा वो आएगा 10 ओम, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक पत्थर को एक धागे से बांधकर गोल घुमाने पर क्या प्रदर्शित होती है? बताइए, एक पत्थर को एक धागे में बांधा और उसको आप गोल घुमा रहे हो तो उससे क्या प्रदर्शित होगा? तो इससे एक वृत्तीय गति प्रदर्शित होगी ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लगातार वृत्तीय गति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुर्गी पालन में किया जाता है? तो भाई मुर्गी पालन में इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो लेग हॉर्न नस्ल की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके कांटेदार बीज जंतुओं के शरीर से चिपककर फैलते हैं? बताइए, इनमें से किसके कांटेदार बीज है जो कि जंतुओं के शरीर से चिपक कर फैलते हैं? तो याद रखना जैंथियम के। जैंथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, उपकला उत्तकों की कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान क्यों होता है या बहुत कम रिक्त स्थान क्यों होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उपकला उत्तकों की कोशिकाओं के बीच बहुत ही कम स्थान क्यों होता है, यही आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि पदार्थों की पारगम्यता को नियंत्रित करने वाली प्रभावी अवरोध बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है कि लकड़ी के एक ठोस घन का घनत्व जल से कम है। ठीक है, लकड़ी का एक ठोस घन है जिसका घनत्व जल से कम है। जब इसे जल में रखा जाएगा तो कौन सा कथन सही होगा? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा आंशिक रूप से डूब जाएगा। देखो, घन आंशिक रूप से डूबा हुआ तैरेगा और अपने भार के बराबर जल विस्थापित करेगा। इसी को तो आर्किमिडीज का नियम कहते हैं ना। आगे देखिए, अगला सवाल है, मछलियों के हृदयों में कितने कक्ष होते हैं और उनका रक्त एक पूर्ण चक्र में केवल कितनी बार हृदय से होकर गुजरता है? तो देखिए मछलियों का जो हृदय होता है ना साथियों, उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं और इनमें एकल संचरण होता है, यानी रक्त जो होता है पूरे बॉडी में जो है ना केवल एक ही बार हृदय से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 कक्ष होते हैं और एक बार जो है हृदय से होकर गुजरता है। अगला सवाल है, मटर के निम्नलिखित विपरीत लक्षणों में से किसका उपयोग मेंडल द्वारा नहीं किया गया था? तो देखिए, गोल और झुर्रीदार बीज का प्रयोग किया गया था, सफ़ेद बैगनी पुष्प का प्रयोग किया गया था, लंबे बोने पौधे का प्रयोग किया गया था, हरे और सफ़ेद बीज का प्रयोग नहीं किया गया था। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अमीबा जैसे जीवों में जनन की अलैंगिक विधि कौन सी है? तो अमीबा जैसे जीवों में जो जनन की अलैंगिक विधि होती है वो क्या होती है भाई? तो द्विखंडन होती है ना। बाइनरी मेथड से प्रजनन करती है ना अमीबा। द्विखंडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, परमाणु त्रिज्या को प्राय किस में मापा जाता है? देखिए, परमाणु की त्रिज्या को जो है ना प्राय साथियों नैनोमीटर में मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, प्राय नैनोमीटर में ही मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व का एक उदाहरण नहीं है? देखिए, बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर गिरना, बिल्कुल ये गति के जड़त्व का उदाहरण है भाई। ठीक है, एक गेंद का घर्षण रहित सतह पर सदैव लुढ़कते रहना, यह भी जड़त्व का उदाहरण है। एक किताब का खुरदरी सतह पर फिसलकर रुक जाना, यह जड़त्व का उदाहरण नहीं है। देखिए, पीटने पर कालीन से गिरती धूल, यह भी जड़त्व का उदाहरण है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि मानने वाला मूलभूत कण यह है कि इसमें क्या दोनों होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र को सदिश राशि मानने का मूलभूत गुण यह है
कि इसमें क्या दोनों होता है, तो भाई दिशा और परिणाम, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसी को तो हम सदिश राशि कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक समान वेग v से गतिमान द्रव्यमान m वाले पिंड में ऊर्जा का कौन सा रूप होगा। तो एक समान वेग v से गतिमान द्रव्यमान m वाले पिंड में जो ऊर्जा होगा, ये ऊर्जा का कौन सा रूप होगा, इसमें गतिज ऊर्जा होगा। देखो, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², ये आप याद रखना। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल का वर्णन करने के लिए किस उपमा का उपयोग किया था। देखिए, करेक्ट आएगा क्रिसमस पुडिंग का, क्रिसमस पुडिंग या पल्म पुडिंग के नाम से आप जिसको जानते हैं। अगला सवाल है, आपके भवन में, देखिए आपके भवन के मुख्य लोहे के गेट पर समय के साथ जंग किस कारण पर लग जाती है। देखते हो ना, आपके घर में जो लोहे का गेट होता है, समय के साथ उसमें जंग लग जाता है, किसके कारण होता है, तो नमी और ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कौन सी फसल सुधार विधि में वांछनीय गुणों वाले जनकों का चयन करना और उनका संकरण करना शामिल होता है। देखिए, कौन सी फसल सुधार विधि में वांछनीय गुणों वाले जनकों का चयन करना और उनका संकरण करना शामिल होता है। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों संकरण में, संकरण करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पर ध्वनि न सुन पाने का सही कारण है। चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देता है, इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि ध्वनि तरंग होती है वो वैक्यूम यानी निर्वात को पार नहीं कर सकती है। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा पर कोई माध्यम होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है इस कारण। अगला सवाल है, मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है भाई, बताइएगा। देखिएगा, मनुष्यों में जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर होगा एमाइलेज। ठीक है, जटिल शर्करा अणुओं को सरल ग्लूकोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखना करेक्ट आंसर एमाइलेज आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है जो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया आप किसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, द्विविस्थापन अभिक्रिया को, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि सूर्य वास्तविकता से पहले उदय होता है और देर से अस्त होता है। देखिए, सूर्योदय से पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद भी हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है, तो ये बेसिकली वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है साथियों, बताइएगा। देखिए, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, याद रखना करेक्ट आंसर होगा जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु है, देखिए यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है और बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो विस्थापन के संबंध में सही कथन कौन सा होगा। तो विस्थापन जो है ना साथियों 10 किलोमीटर के बराबर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो विस्थापन दूरी के समान ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अलैंगिक जनन की घटनाओं के सही क्रम को निरूपित करता है। तो अलैंगिक जनन की घटनाओं के सही क्रम को कौन निरूपित कर रहा है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है भाई लैंगिक जनन में, तो निषेचन होता है, फिर जाइगोट यानी युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण होता है और फिर गर्भधारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो एक सीधे तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यह धारा और तार से दूरी पर निर्भर करती है साथियों, याद रखना धारा और तार से दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी। आमाशय की भित्ति में किस प्रकार का पेशीय उत्तक मौजूद होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। आमाशय की भित्ति में किस प्रकार का पेशीय उत्तक पाया जाता है। तो चिकनी पेशी उत्तक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है भाई, ध्यान से देखिएगा। ए में लिखा है त्वरण तब धनात्मक होता है जब वह वेग के विपरीत दिशा में है, गलत, तब तो ऋणात्मक होता है। त्वरण की SI इकाई मीटर प्रति सेकंड है, ये भी गलत है क्योंकि त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। दिशा चाहे जो भी हो त्वरण सदैव धनात्मक होता है, गलत। डी में लिखा है त्वरण तब ऋणात्मक होता है जब यह वेग के विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल ये कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के सबसे विशिष्ट उद्देश्य को निरूपित करता है? तो बताइए निम्न में से कौन सी क्रिया अर्धसूत्री कोशिका के विभाजन के सबसे विशिष्ट उद्देश्य को निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रजनन। प्रजनन आपका करेक्ट आंसर होगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए अपवर्तन और परिक्षेपण, उसके बाद आंतरिक परावर्तन और फिर अंतिम अपवर्तन। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है, आपको चुनना है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? ए में लिखा है किसी तरल में दाब पात्र की आकृति, देखो किसी भी तरल में दाब पात्र की आकृति पर निर्भर करता है, ये बात गलत है साथियों। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है क्या? बिल्कुल सही है। किसी तरल में दाब गहराई के साथ बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। किसी तरल में दाब सभी दिशाओं में कार्य करता है क्या? बिल्कुल कार्य करता है, तो ए गलत है, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है साथियों, देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बेसिकली देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म कर रहे हो तो इसमें एक तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक यौगिक टूट कर दो अलग अलग यौगिक बन रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा का रूप इनमें से कौन सा एक है? तो गतिज ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए जीवों में मुकुलन का सही क्रम कौन सा है? बताइए जीवों में मुकुलन का सही क्रम सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है? तो देखो सबसे पहले तो आपका देखो सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले मुकुल का निर्माण होता है, ये पहले आएगा। उसके बाद क्या होता है? मुकुल निर्माण हो जाने के बाद केंद्रक का विभाजन होता है, यानी उसके बाद ये आएगा 3, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपका 1 आएगा साथियों, 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, उसके बाद कोशिका विभाजन होता है यानी 2 आएगा, और फिर क्या होता है? तो मुकुल का पृथक्करण होता है यानी 4 आएगा। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए अभिकथन ए और कारण आर के संबंध में सही विकल्प चुनिए। जहां अभिकथन दिया हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलेय लवण बनते हैं, क्या अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलेय लवण बनते हैं? नहीं यार, इसमें तो अवक्षेप बनता है ना, एक विलेय लवण कैसे बनता है? ये बात गलत बताई गई है। कारण में लिखा हुआ है कि अवक्षेपण अभिक्रियाओं में विलयन में आयनों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल होता है, यानी ए गलत है और आर सही है। यानी कह सकते हैं कि ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुष्प के परागण में सहायक होता है? बताइए कौन सा जीव है जो पुष्प के परागण में सहायक होता है? देखो करेक्ट आंसर होगा मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक विद्युत गीजर 10 सेकंड में, एक विद्युत गीजर है जो कि 10 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रभावित करने पर 100 जूल उष्मा उत्पन्न करती है, तो गीजर का प्रतिरोध क्या होगा भाई? सिंपल से आप इसको निकाल सकते हो, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों बेसिकली, तो आपका जो है 100 ओम आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्राकृतिक वन आवरण और विभिन्न वन उत्पादों का संरक्षण करेगी? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है जो प्राकृतिक वन आवरण और विभिन्न वन उत्पादों का संरक्षण करेगी? तो ऑप्शन नंबर ए वनीकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिष्करण विधियां व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सी परिष्करण विधियां है जो व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? देखिए राइट है ऑप्शन नंबर डी रासायनिक विधियां भाई। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण और यौगिकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर का सही वर्णन करता है? तो देखिए ए में लिखा उनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है यार, जो मिश्रण होता है ना
मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। ये बात सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है, जब कोई कंपमान पिंड ध्वनि उत्पन्न करता है तो घटनाओं की सही श्रृंखला कौन सी होगी? तो सबसे पहले क्या होगा? कंपन होगा, ठीक है। कंपन के बाद माध्यम के कणों में कंपन होगा, फिर ध्वनि तरंग का संचरण होगा और उसके बाद ध्वनि सुनाई देगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, COCH3 का सही IUPAC नेम क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रोपेनॉन है जो एक कीटोन है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का कार्य करता है? तो मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व के, देखिए, किसी तत्व के किस प्रकार के अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए। किसी तत्व के किस प्रकार के अणु में केवल एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है? तो एक परमाणु में। ऑप्शन नंबर डी। अब करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं साथियों। जैसे कि हमने कहा था 50 क्वेश्चंस आपको साइंस का करवाएंगे और 50 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के करवाएंगे। उन्हीं मंथ का ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस लिया है जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखो, मई 2026 में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग की भारत यात्रा के दौरान मणिपुर को म्यांमार के माध्यम से किस देश से जोड़ने वाली 1400 किलोमीटर लंबी त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर चर्चा हुई? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड को जोड़ने वाली भाई। तो थाईलैंड इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे सिक्किम को, ठीक है। सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेगी? देखिए, मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली जो हाइड्रोजन चलित ट्रेन है वो किस रेलवे खंड पर चलेगी भाई? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा जिंद से सोनीपत के बीच। जिंद सोनीपत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ईद उल अजहा किस पैगंबर की भक्ति और समर्पण की याद में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा पैगंबर इब्राहिम के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा मेजर अभिलाषा बराक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2026 को लॉन्च हुई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है भाई? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। ऑलरेडी सवाल आपसे पूछ चुका है। मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? डबल स्टार मार्क कर लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, करेक्ट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। देखिए, 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस महान अभिनेता को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र सिंह देओल को। हरमनप्रीत कौर, जिन्हें 2026 में पद्मश्री मिला, किस खेल से जुड़ी हैं? तो करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। इनके साथ क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित शर्मा को भी इस बार जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। याद रखना, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। राष्ट्रीय खेल शासन या राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता कौन प्रदान करेगा भाई? तो राष्ट्रीय खेल शासन या राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत राष्ट्रीय खेल निकायों को कौन मान्यता प्रदान करेगा? तो साथियों, राष्ट्रीय खेल बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा राष्ट्रीय खेल बोर्ड। देखिए, एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में गुरिंदरवीर सिंह ने कौन सा समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? तो 10.09 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ इन्होंने पूरी की थी भाई। मई 2026 में भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किस प्रमुख कूटनीतिक बैठक में भाग लिया? बताइए। मई 2026 में भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किस प्रमुख कूटनीतिक बैठक में भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर सी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित की थी?
देखिए राइट होगा 2.86 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति 3.0 के तहत भारतीय नौसेना को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दिए जाने वाले हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो अदिति 3.0 के तहत भारतीय नौसेना को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दिए जाने वाले हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माफी चाहते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करना और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करना भाई। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में आधिकारिक रूप से घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 21 मई को, ऑप्शन नंबर बी। प्रगति 2026 जो कि 12 देशों का सैन्य अभ्यास था, भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास अभी मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मई 2026 में इटली यात्रा के दौरान, ठीक है, इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकोला मेडल से भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को मई 2026 में पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। नक्सलवाद के बाद विकास योजना के तहत बस्तर के 70 पूर्व सुरक्षा शिविरों को किसमें बदला जा रहा है। तो सेवा डेरा में, जिसका कल्याण केंद्र के नाम से भी जाना जा रहा है। नेक्स्ट है मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेशी यात्रा में निम्न में से कौन कौन से देश शामिल थे। तो अभी मई 2026 में मोदी जी कौन से 5 देशों की विदेशी यात्रा पर थे। तो UAE, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, देखिए आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुआ था, इसके तहत विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है। तो किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मई 2026 में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया और ASI को स्थल प्रबंधन की अनुमति दी। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। याद रखना मध्य प्रदेश के धार जिले में भाई। नेक्स्ट है CBSE की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 से 10 में छात्र को न्यूनतम कितनी भारतीय भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी। तो कम से कम 2 भारतीय भाषाएं। नेक्स्ट है वुशु जो मई 2026 में सांदा वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन के कारण चर्चा में रहा था, किस देश का पारंपरिक मार्शल आर्ट है वुशु। तो देखिएगा वुशु जो है ना भाई, याद रखना किस देश का भाई। तो चीन का पारंपरिक मार्शल आर्ट है, चीन करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए मई 2026 में आयोजित अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के बीजिंग में। देखिए 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। याद रखना इंडिया, अपना भारत। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा नीट UG 2026 परीक्षा क्यों रद्द की गई। तो पेपर लीक और कदाचार के आरोप के कारण। नेक्स्ट है भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है, पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी, 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों की स्मृति में। देखिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को प्रति वित्तीय वर्ष कितने दिनों तक बढ़ाया गया है। तो 125 दिनों तक। नेक्स्ट है भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल में मई 2026 में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई MIRV तकनीक का क्या महत्व है भाई। देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। यह एक मिसाइल को अलग अलग स्थानों को निशाने बनाने वाले कई वारहेड ले जाने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कावरथा उत्तर ग्राम परिषद किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा साथियों मिजोरम में स्थित है भाई। नेक्स्ट है मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जननी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जननी प्लेटफॉर्म जो है यह मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी।
मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्काई रूट एरोस्पेस आपका करेक्ट आंसर होगा। मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे जो भारत का 18वां रेलवे जोन है, मई 2026 में अधिसूचित किया गया। उसका मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो याद रखना विशाखापत्तनम में। देखिए, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम मई 2026 में भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत आए थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, व्यापक रणनीतिक साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए। अगला सवाल है साथियों, मई 2026 में संघ मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को अब 33 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो 37 याद रखना। और मुख्य न्यायाधीश को अगर जोड़ दें तो टोटल 38/38 याद रखना, 38 न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए, 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार किस पार्टी ने सरकार बनाई थी? तो भारतीय जनता पार्टी ने, याद रखना। अगला सवाल है, 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय द्वारा स्थापित की गई नई पार्टी डीएमके एआईएडीएमके के प्रभुत्व को समाप्त करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी? तो टीवीके, तमिलगा वेत्री कझगम, कई बार आपसे पूछ चुका है, याद रखना। नेक्स्ट है, मई 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऑप्टोसर उपग्रह किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया? देखिए, करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? तो हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में 29 किलोमीटर लंबी पाक जलडमरूमध्य को 9 घंटे 50 मिनट में पार करने वाले सबसे कम उम्र का तैराक कौन बन गया है? तो ईशांक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, जिसे अप्रैल 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, इसके अनुसार 2021 से 23 के दौरान जन्म के समय लिंग अनुपात किस स्तर तक सुधरा है? तो भाई 917 तक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 4 जनवरी 2027 से लागू होने वाली नई स्कोरिंग प्रणाली को मंजूरी दी है। नया प्रारूप क्या है? तो 3 गेम होगा और प्रत्येक गेम जो है 15 अंक का होगा। ऑप्शन नंबर बी। लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए? तो केनिया के सेबेस्टियन सावे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मैराथन की मानक दूरी जो कि 42.195 किलोमीटर है, किस आयोजन में तय की गई थी? तो लंदन ओलंपिक 1908 में। मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है? देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में रामसर स्थल घोषित शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए, शेखा झील जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है भाई। सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ के रूप में टिम कुक के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं? तो जॉन टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी डीए में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इससे किससे बढ़ाकर किया गया है? तो पहले 58% था, अब 60% कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, 2026 में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत आने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो क्रिश्चियन स्टोकर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 2026 में आयोजित सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 किन 2 देशों के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है, याद रखना। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन थे, जिसमें साइंस के 50 और करेंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन मैंने कराए। साथियों, इससे पहले के क्लासेस आप जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्लास देखकर आप सारे क्वेश्चन नहीं करके आ जाओगे। जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं उनको आप ज़रूर देख लेना, जिनका पेपर अभी बाकी है। बाकी आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।